हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के दिसंबर माह के अंक में हम वर्ष का पुनरावलोकन नाम की जो योजना है उससे जुड़े हुए हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। देखिए, हमने अभी तक 3 मुद्दों पर चर्चा कर चुके थे अपने पहले पार्ट में। इसमें हम उसमें 2 आर्टिकल जो है भारत का भू राजनीतिक दृष्टिकोण और 2024 भारत के सामरिक उदय का वर्ष, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो देखा जाए तो ये जो योजना के ये दोनों आर्टिकल हैं, ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और स्ट्रेटेजिक परिदृश्य के बारे में डिटेल जानकारी देंगे। जिसमें से पहला जो लेख लिखा गया है, ये मनोहर पर्रिकर जो IDSA संस्थान है उसके डायरेक्टर हैं और वो पूर्व राजदूत हैं, सेक्रेटरी लेवल वाले राजदूत हैं। तो उनके द्वारा लिखा गया है, जो भारत के भू राजनीतिक या स्ट्रेटेजिक जियो स्ट्रेटेजिकल दृष्टिकोण के बारे में बताए हैं। और दूसरा भी एक इसी तरह के एक व्यक्ति का लिखा हुआ है जो वर्ष 2024 को मान रहा है कि भारत के सामरिक उदय का वर्ष है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं भारत का भू राजनीतिक दृष्टिकोण। देखिए, अगर आप ओरिजिनल लेख में जाएंगे तो सुजन चिनाय जी हैं, ये जापान के एम्बेसडर भी रहे हैं, IFS अधिकारी भी रहे हैं और गुजरात के काफ़ी फेमस जैन परिवार से ये आते हैं। इस समय ये मनोहर पर्रिकर जो IDSA है उसके डायरेक्टर हैं। तो उनके द्वारा ये लेख लिखा गया है कि भारत की जियो स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण पर्सपेक्टिव क्या है। और ये ऐसे लिखा गया है, ऐसे में आप जानते ही हैं कि पूरा एक फ्रेम में रहता है, लेकिन चूंकि हमें एनालिसिस का काम रहता है हमारा, तो एनालिसिस में क्या कुछ नया थोड़ी नहीं रहता है। जो चीज़ें रहती है उसको छोटे छोटे अपने सुविधा के अनुसार छोटे छोटे पार्ट में बांट के करने की कोशिश की जाती है ताकि वो आपको समझ में आ जाए। तो इसीलिए हमने अपनी सुविधा के अनुसार जो भी इनके आर्टिकल्स हैं वो इतनी सारे 8-10 पॉइंट में जो है बटे हुए हैं, जिनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला ये लिखते बताते हैं, जिनके लेख का जो शुरुआत है, भूमिका है, वो ये है कि बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था के समक्ष चुनौतीपूर्ण स्थितियां हो गई हैं। देखिए, बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था या मल्टीलेटरलिज्म की जो बात है उसमें एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ और उसका सुरक्षा परिषद ही भी मान लीजिए, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी संस्थाएं, और ब्रिटेन वुड्स जो हुआ था जिसमें विश्व बैंक बना है, IMF बना है और WTO भी उसी से जुड़ा हुआ है कहीं न कहीं। तो इन दोनों तरह की संस्थाएं, यानी जो सामरिक दृष्टि से या वैश्विक कूटनीतिक के दृष्टि से और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के दृष्टि से जो भी संस्थाएं हैं, उनमें कहीं न कहीं चुनौतियां बनी हुई है। वही ये बात ये कह रहे हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ और ब्रिटेन वुड्स द्वारा प्रस्तुत बहुपक्षीय व्यवस्था शक्ति संतुलन में बदलाव की उभरती आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाई है। शांति बनाए रखने में, युद्धों को रोकने या संघर्षों को सिद्ध समाप्त करने में बहुपक्षीय आदेश की विफलता ने मजबूत द्विपक्षीय साझेदारी और मिनी पार्श्व समूह के माध्यम से बहुसंरक्षण और बचाव की प्रवृत्ति को प्रसारित किया है। आप नाटो इसका एक उदाहरण दे सकते हैं। अगर सुरक्षा परिषद सफल रहता, अगर कलेक्टिव सिक्योरिटी के जरिए सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सफल रहता, तो सैन्य गठबंदियां और सैन्य व्यवस्थाएं क्यों न होती। हालांकि जो सैन्य व्यवस्थाएं हो रही है वो भी हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत ही, सामूहिक रक्षा सिद्धांत के तहत हो रही है। लेकिन उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि सामूहिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने वाला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहीं न कहीं उस जो वास्तविकता है उसके अनुरूप, जो वैश्विक आवश्यकता है उसके अनुरूप उसमें उसको देखा जाए तो कहीं न कहीं वो उसको परिदृश्य दिखाई नहीं, उसको पर्सपेक्टिव उसका व्यक्त नहीं करता है। अभी आगे हम देखेंगे ऐसा ये क्यों कह रहे हैं। ऐसे में ये कह रहे हैं कि वैश्वीकरण 2.0, जो नया वैश्वीकरण की परिस्थिति आ रही है, जिसे डी ग्लोबलाइजेशन भी कहा जा रहा है, कुछ लोग डी ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं, और भारत के विदेश मंत्री या भारत के लोग जो कूटनीतिक या राजनीति से जुड़े लोग हैं वो उसको री ग्लोबलाइजेशन या पुनः वैश्वीकरण कह रहे हैं। यानी कि कोरोना के बाद जो चीन +1 का है या ग्लोबल सप्लाई चेन का जो डिस्ट्रप्शन है उसकी बात ये कर रहे हैं। तो उसमें ये कह रहे हैं कि क्षेत्रीय, रीजनल और मिडिल पावर रणनीतिक स्वायत्ता की बात कर रहा है। बहुसंरेखण और प्रतिस्पर्धी शक्तियों के साथ मुद्दा आधारित साझेदारी के माध्यम से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त कर रहा है। जैसे बहुसंरेखण और प्रतिस्पर्धी शक्ति, अमेरिका और रूस दोनों प्रतिस्पर्धी हैं, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं, और भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के रूप में दोनों के साथ संबंध है। तो ऐसे बहुत सारे दुनिया के देश मजबूर हैं
वो इस सब चीज़ों को देखने के लिए ये चुनौतियां हमारे सामने उपलब्ध हैं। तो वही है कि जब वैश्विक स्तर पे ये चीज़ें हैं तो भारत के भू राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रमुख पहलू क्या है उसको हम समझें। तो देखिए, भारत एक जिम्मेदार प्रमुख शक्ति के सभी गुणों से संपन्न होने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। हालांकि आज हम P4 की बात कहते हैं, और देखिए P4 या पावर चार दुनिया की 4 शक्तियां हैं जिनके संबंधों से ही इस समय दुनिया के कोई भी संबंध ये प्रभावित हो रहा है। और आप कहेंगे कि सर ये तो आप कह रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन, जो कि खुद इसका एक हिस्सा है, उसके थिंक टैंक ने एक कार्टून बनाया था जिसमें पूरे दुनिया को एक कैनवास के रूप में कर रहा है। एक तरफ से अमेरिका खींच रहा है, एक तरफ से चीन खींच रहा है, एक तरफ से भारत खींच रहा है और एक तरफ से रूस खींच रहा है। तो 4 लोग मिलकर चारों तरफ खींच रहे हैं, और वो कार्टून खुद ही यानी चीन खुद ही ये स्वीकार करता है कि दुनिया में 4 ही शक्तियां हैं जो कि कहीं ना कहीं वैश्विक ऑर्डर को प्रभावित करेंगे। तो जब आपका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी, सबसे बड़ा दुश्मन ये मानता है, तो हम क्यों ना कहें उस चीज को, और ये सच्चाई है। लेकिन ये चीजें वैश्विक सुरक्षा परिषद में नहीं दिखाई देती है। इसमें से 3 तो शामिल हैं, और भारत सब कुछ यानी कहते हैं ना सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी ऐतिहासिक आधार पे जो अन्याय हो रहा है उसके साथ के कारण जो है भारत सुरक्षा परिषद में शामिल नहीं है। तो सुरक्षा परिषद के सामने वो दिखाई दे रहा है कि सुरक्षा परिषद वैश्विक दक्षिण के देशों के हितों को संरक्षित करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र हैं। हमने शांति स्थापना अभियानों में भी योगदान किया है। दुनिया भर के देशों को महामारी के दौरान हमने वैक्सीन सहायता के लिए भी हमें सम्मान मिला है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती एक अर्थव्यवस्था होने के साथ भारत कई लोगों के लिए एक विश्वसनीय भागीदारी के रूप में भी उभरा है। ये सब कुछ चीज़ों के बावजूद भी हमें सुरक्षा परिषद में नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें वैश्विक भू राजनीतिक दृष्टिकोण में हमारे महत्व को दर्शाती हैं। तो इसको लेकर जो ये परिस्थितियां हैं, इसको लेकर जैसे वैश्विक स्तर पे हमारे भू राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए क्या हमारे लिए पहलू होना चाहिए, प्रधानमंत्री ने 4 बातें बताई है। एक कि हमें तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास और सामाजिक सूचकांकों तथा महिला पुरुष समानता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यानी कि अगर P4 बनने से नहीं, हमें अपने पास उस P4 जो बन रहे हैं उसमें एक बड़ी शक्ति की भूमिका है कि हमारा तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास, और हमें तीव्र विकास चाहिए, समावेशी विकास चाहिए, और जो हमारे सोशल इंडिकेटर हैं वो भी बेहतर होने चाहिए। साथ ही साथ महिला पुरुष समानता में भी सुधार देने की आवश्यकता है। अगर आप लोग जैसे सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 2047 तक विकसित देश बनेंगे। मैं कल या परसों में एक यूट्यूब पे ये देख रहा था कि 1981 से लेके 1961 से लेके 1981 से लेके 21वीं सदी तक जो AI से वो जनरेटेड था कि अभी को लेकर दुनिया की अर्थव्यवस्था GDP आधार पे कैसे क्या स्थान होगा। आज अगर देखा जाए तो भारत का स्थान 5वां है। आपको आश्चर्य होगा कि हम 2043, वो जो रिपोर्ट बता रही है 2053 में हम तीसरे हो जाए, मतलब 53 के और पहले ही हम तीसरे तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। हम जो 2053 में चाइना नंबर 1 पे पहुंच जाएगा, अमेरिका नंबर 2 पे हो जाएगा, भारत 3 पे रहेगा। लेकिन 10 साल के अंदर 63 में ही भारत इन दोनों को क्रॉस करके सबसे बड़ी GDP बन जाएगा, और 63 से लेके 2100 तक यानी कि पूरा 40-45 साल भारत नंबर 1 पे रहेगा। और उसके साथ साथ पहला ऐसा देश होगा भारत जो 100 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को पार करेगा। ये उस आंकड़े में बता रहा है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। बस जब मैं उसके नीचे कमेंट देख रहा था तो जो वेस्टर्न मानसिकता है या चाइनीज मानसिकता है, कुछ जैसे जो चाइनीज लोग भी थे और भी कह रहे थे कि भाई एशिया और शताब्दी ये जो है एशिया और चीन और भारत की होगी। उसमें से कुछ जो कि भारत की कैसे होगी, चीन तो ये हो गया, भारत में गरीबी है, प्रति व्यक्ति आय $2700 है। तो वही चीज है कि सिर्फ हमारा GDP नहीं, हमें अपने सोशल इंडिकेटर पे भी ध्यान देने की जरूरत है, और यही बात प्रधानमंत्री कहते हैं। तो आपको जब शक्तिशाली बनना है, और बनना ही बनना है, आप किसी भी पर देखेंगे तो आप
दुनिया के पहले देश, अगर उस आंकड़ों का हम देखें और जिस तरह से चीजें चल रही है, दुनिया का पहला देश होगा भारत जो $100 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार करेगा। और ये काफी बड़ी अवसर और हमारे लिए चुनौतियां भी हैं कि तेजी से बढ़ना है, साथ ही साथ हमें समावेशी और इस तरह की चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसके बाद कह रहे हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भी भारत की रक्षा और सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना पड़ेगा। आर्थिक ताकत के बाद हमें चाहिए सैन्य ताकत। हम अपनी सीमाओं की आंतरिक रूप से और बाहर यानी डिफेंस भी कर सकें, सिक्योरिटी भी कर सकें, और इसके लिए सीमाओं से जुड़ी बुनियादी ढांचे पर निर्माण करना पड़ेगा। भारत के दूर दराज के हिस्सों में भी विकास को बढ़ावा देना पड़ेगा। साथ ही साथ भारत की उत्पादकता और विनिर्माण क्षमताओं में सुधार करने के लिए भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के खुद को बेहतर ढंग से समायोजित करना पड़ेगा, ताकि जो रीग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण 2.0 है उसका लाभ हमें मिल सके। तो ये तीन बातें। और क्या कह रहे हैं जो है इसी में G20 की अध्यक्षता, इसी लिख रहे हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत की भू राजनीतिक दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। G20 की अध्यक्षता और उसके पहले की परिस्थितियां देखा जाए, कोरोना काल था, वैश्विक महामारी से उभरा हुआ था, चीन और भारत का संबंध बिल्कुल ऑल टाइम लो था, क्योंकि गलवान का संकट हो गया था और हम लोग एक दूसरे के सारे बातचीत की मतलब अगर वही कह सकते हैं कि बिल्कुल ऑफिशियल बातें जो चल रही सीमा विवाद को लेकर, बाकी और कोई बिजनेस एज यूजुअल चालू नहीं था। रूस और अमेरिका दो प्रतिस्पर्धी धुरी थे और हम देख रहे थे कि इंडोनेशिया में जो G20 का सम्मेलन हुआ था उसके जस्ट 2022 में वहां पे कोई एक सर्वसम्मति जो है डिक्लेरेशन नहीं हो गया। उन परिस्थितियों में भारत ने प्रतिस्पर्धी हितों को एक साथ लाके क्या किया, एक सर्वसम्मति डिक्लेरेशन जारी किया और साथ ही साथ जो प्रतिस्पर्धी हित हैं उनको ये कहा, क्या कहा कि आप जो चुनौतियां हैं उन पर ज्यादा ध्यान दीजिए, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर ध्यान दीजिए, आर्थिक विकास पर ध्यान दीजिए, संयुक्त राष्ट्र के 2030 तक जो SDG प्राप्त करना उस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा, आपदा प्रबंधन, डिस्ट्रिक्ट सार्वजनिक हिस्सा, बुनियादी ढांचे जैसे कई प्रथाओं पर भारत ने लीडरशिप अपनी भूमिका निभाई। तो जो G20 का हमारा सम्मेलन 2023 में हुआ था उसने हमें एक लीडरशिप भूमिका अदा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत ने दुनिया को किन तुस्की क्षण प्रदान किया। देखिए जापान के ये जो सुजन चिनाई जी है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ग्रेड 1 एम्बेसडर है। ग्रेड 1 एम्बेसडर गेट जो होते हैं ये भारत सरकार के सेक्रेटरी के लेवल क्या होता है। तो वो जापान में 16 से 18 तक के एम्बेसडर रहे थे और इनके दौरान भारत जापान के संबंध, जब ये एम्बेसडर थे तो प्रधानमंत्री की जापान यात्रा हुई, जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई और जापान के साथ हमारा न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी हुआ। जापान एकमात्र देश है जिसने न्यूक्लियर बम को, न्यूक्लियर हमले को झेला है। उसके बावजूद भी अगर जापान ने भारत के साथ समझौता किया तो ये भारत के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को या न्यूक्लियर के जो बिहेवियर है उसको मान्यता देने की, तो ये जापान से काफ़ी प्रभावित थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो इन्होंने किंतुस्की क्षण कहा, तो किंतुस्की वहाँ पे ये होता है जैसे कोई पॉट टूट जाता है तो उसके किनारों को जोड़ के पिघला के आपस में जोड़ के बनाया जाता है और कई बार तो वो जो नए जो पॉट रहता है उससे ज़्यादा खूबसूरत और उसकी कीमत उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये यही कह रहे हैं कि भारत जो है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विभाजन को दूर करने की क्षमता है। कैसे? जुलाई में हम रूस का दौरा करते हैं और सितंबर में हम यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं और ये भारत की छवि को रेखांकित कर रहा है। तो जो कुंसुंकी में जो एक गोल्डन धागा होता है जिसके से पूरी चीजें जुड़ी होती है, वो भूमिका भारत के प्रधानमंत्री निभा रहे हैं। और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा यह युद्ध का युग नहीं है, समाधान युद्ध के मैदान में नहीं पाया जा सकता है, मतभेदों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल करने की जरूरत है। तो ये कहीं ना कहीं वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत की भूमिका कैसे है, किंसुकी क्षण, यानी जो टूटी हुई पॉट है, टूटी हुई वैश्विक व्यवस्था है, उसको कहीं ना कहीं भारत जोड़ने का एक महत्वपूर्ण धागा का रूप में काम कर रहा है। और ये क्या कर रहे हैं, हाँ ये देखिए कि भारत चीन संबंध एक उलझी हुई वास्तविकता है। ये कह रहे हैं, अगर हम भू राजनीतिक दृष्टिकोणों के दृष्टि से देखा जाए तो कह रहे हैं कि भारत और चीन का संबंध एक उलझी हुई वास्तविकता है। ये कह रहे हैं कि हमारा संबंध 2024 में कई मोर्चे पर भारत की ताकत की परीक्षा ली। सीमा क्षेत्रों में कुछ घर्षण बिंदुओं में चीन के साथ मतभेद बरकरार रहे, जबकि
विदेश मंत्रालय और सशस्त्र बलों के स्तर पर बातचीत जारी रही। 2020 में गलवान में खूनी झड़प के बाद, अगर देखा जाए तो 62 के युद्ध के बाद, 61-62 के बहुत कह सकते हैं सबसे खराब स्तर पे हमारा चीन का संबंध रहा है। उसके बाद की स्थिति के बाद चीन और भारत के साथ गतिरोध धीरे धीरे दूर हुए हैं, अभी विवाद बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण समाधान की तरफ भारत और चीन बढ़ रहे हैं। और तनाव में कमी और यथास्थिति की बहाली ने रूस के कजान में हालिया ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ जो है बैठक का मार्ग प्रशस्त किया। और इस बैठक की खास बात यह है कि भारत और चीन के बीच उच्च स्तरीय बातचीत की बहाली ने दोनों पक्षों द्वारा अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय जुड़ाव फिर से शुरू करने के लिए अगले कदमों पर काम करने की संभावना भी खुल गई है। हालांकि कई सारे मुद्दे और हैं जिन पर अभी भी ध्यान देने की जरूरत है, जैसे दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान का मुद्दा, पत्रकारिता की तैनाती का मुद्दा, पर्यटन और उद्यमियों के लिए वीजा व्यवस्था का मुद्दा है, और आत्मनिर्भर भारत निर्माण में चीनी टेक्नोलॉजी और पूंजी का मुद्दा। ये अभी चल ही रहा है, इस पर कोई बात नहीं बनी है। और साथ ही साथ चीन के सीमा विवाद पर भी बहुत ठोक फूक के कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। हम चीन से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारी जो 21वीं सदी की जो हमारी है उसमें वो एक प्रमुख वास्तविकता है। जैसे मैं अभी तो बताया ना कि वो आंकड़े भी बता रहे हैं कि चीन और भारत लंबे समय तक पहली दूसरी अर्थव्यवस्था रहेंगे, और ये बहुत कम होता है कि एक दूसरे के बॉर्डर मिले देश दुनिया के ताकतवर देशों में लंबे समय तक साथ रहेंगे। तो भविष्य में ये चुनौतियां भी आएंगी, हो सकता है अवसर में भी बदल जाए, लेकिन ये एक वास्तविकता है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ भारत पाकिस्तान को लेकर इन्होंने कहा है, चुनाव जी ने कहा है कि ये एक स्टेबल है बट बैड सेप रिलेशन है, यानी एक प्रतिकूल है, एडवर्स है और स्टेबल है। कुछ बहुत ना सुधार हो रहा है ना अच्छा हो रहा है, और भारत ने एकदम साफ साफ कह रखा है कि टेरर और टाक साथ साथ नहीं चलेगा। ऐसे में अगर पाकिस्तान अपनी चीज़ों को बदल सके, जिसका मुझे नहीं लगता है कि बदलेगा, तो जब बदल देगा तो बातचीत शुरू होगी, नहीं बदलेगा तो कोई मुद्दा नहीं होगा। ऐसे में यह एक स्थिर है, यानी कोई बहुत चेंज वाली स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, प्रतिकूल संबंध हमारे पाकिस्तान के बने हुए हैं। अगला जो है कि एक भारत की प्रथम पड़ोस नीति, ये उसकी परीक्षा का समय है। कई सारी चीज़ें आप देखे होंगे, जैसे कि इसमें मालदीव की स्थिति आई। मालदीव के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, 23 में ही पहले ही शुरू हो गए थे। इसके बाद उन्होंने चीन के प्रभाव में आना शुरू किया और इधर उधर किया, लेकिन अंततः वो बैक टू पवेलियन हो गए हैं और उन्होंने सहयोग दिखाना शुरू कर दिया है। ये जो समस्या होती है, जैसे भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं, वही बात ये भी कह रहे हैं कि ये जो उनके यहाँ पे जो हमारे पड़ोसी देश हैं ना, उनमें कई सारे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। उसके कारण राजनीतिक सरकारें बदलती रहती हैं, जिन्हें कई वे नई और अक्सर अप्रत्याशित चुनौतियां भी सामने लाएंगे, जिन्हें हम उचित तरीके से निपटना होगा। जैसे मालदीव में हुआ, फिर बाद में मालदीव की रास्ते सही हुई। अभी बांग्लादेश में उथल पुथल चिंता का कारण है, और वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार और कट्टरपंथा आगे चीज़ चल रही है। लेकिन भारत की जो संवेदनशीलता है उस पर ध्यान देना बांग्लादेश के हित में है, और ऐसे में ये चीज़ें चलती रहेंगी। और नेपाल में अभी ओली आ गए हैं, तो ये भारत का जो नेबर फर्स्ट पॉलिसी है उसकी जो कहते हैं ना, उसकी लिमिट की टेस्टिंग जो है, ये छोटे छोटे देश हमारे हमेशा करते रहेंगे। ठीक है। अगला है बहुपक्षीय संस्थाओं के वास्तविक सुधारों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान। देखिए, सितंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र में एक आयोजित सम्मेलन हुआ था, भविष्य के शिखर सम्मेलन। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उज्जवल वैश्विक भविष्य के लिए हमारी सामूहिक खोज में एक मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर उन्होंने जोर देने की बात की। और इन्होंने कहा कि बहुपक्षीय संरचनाओं, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अव्यवस्था तर्कसंगत नहीं है, और वर्चस्व की राजनीति को आज छोटे से छोटे राष्ट्र द्वारा भी खारिज कर दिया जाता है। मनमानी और जबरदस्ती के लिए प्रतिरोध का निर्माण आवश्यक है, लेकिन यह राष्ट्रों के विकासात्मक लक्ष्यों के अनुकूल नहीं होता है। तो ऐसे में ये कह रहे हैं कि स्पष्ट दोष, सुजान चुनाय बोल रहे हैं कि स्पष्ट दोषों के बावजूद भी एक नई वैश्विक व्यवस्था से बेहतर है कि जो अभी व्यवस्था चल रही है उसी में सुधार किया जाए। क्यों? देखो, कहा जाता है कि एक जाना हुआ शैतान अनजाने शैतान से बेहतर होता है। वो वही बात है कि ये व्यवस्था जो चल रही है, वैश्विक व्यवस्था, वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो व्यवस्था आएगी वह कैसी रहेगी उसको हम नहीं जानते हैं। जो है इसको हम जानते हैं, इसलिए इसमें सुधार कर सकते हैं। तो वही कहते हैं ना कि एक नोन डेविल इज बेटर देन अननोन डेविल। तो इसीलिए इसमें सुधार करने की जरूरत है, और यह सुधार
मौजूदा जो है नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक स्वीकार्यता मिले, इसको लेकर करने की बात है जो भारत बल दे रहा है। एक और घटना हुई है 24 में, डोनाल्ड ट्रंप का निर्वाचन। ये भारत के लिए अवसर और चुनौती दोनों एक साथ लाया है। अवसर कैसे लाया है? डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी अच्छी दोस्ती है। डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल में भारत के लिए कई सारे सकारात्मक पहलू रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चीन को लेकर भले ही जो है कह सकते हो कि प्रतिक्रियावादी रहे हैं। इस चुनाव के बाद भी उन्होंने ये कई सारी बातें की है जो कहीं ना कहीं चीन के जो है चीन की ग्लोबल सप्लाई चेन का जो उसका प्रभुत्व है उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। ऐसे में भारत के लिए अवसर है। आतंकवाद के क्षेत्र में, सप्लाई चेन के क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में प्रमुख सुरक्षा चुनौतियों पर दोनों देशों के बीच एकरूपता है। ऐसे में ये एक और सहयोग होगा। लेकिन भारत को अपने निर्यात पर शुल्क लगाने, यानी जो हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है उस पर शुल्क लगाने, अमेरिकी उत्पादों के लिए शुल्क कम करने की जो मांग है उसके लिए हमें काट ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रेशर तो हम पे आएगा ही आएगा। साथ ही जो वीजा की नीति है, अमेरिकी आवर्जन नीति है, इसको लेकर भी हमारे जो कंस्टिट्यूएंसी है या हमारे जो लोग हैं निश्चित रूप से प्रभावी होंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपनी बात, अपना दर्द तो बयां करेंगे ही, और वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा तो बनेगा ही भारत को लेकर। लेकिन ठीक है, अगर ट्रंप गाजा और यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर लेते हैं तो भारत जो अभी एक ना नट की तरह जो है रस्सी पे चल रहा है यूक्रेन और पश्चिमी और रूस के बीच में, वो जो चुनौती है हमारी समाप्त हो सकती है। तो अब देखिए क्या होता है। ऐसे में अगर हम आगे की बात करें कि भू राजनीतिक दृष्टिकोण में 2025 के और आगे का रास्ता क्या है, तो देखिए आगे का रास्ता जो जैसा हम 2025 में चल रहा है वो और आत्मविश्वास से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो वैश्विक मंच पर, विदेश नीति के वैश्विक मंच पे हम और मजबूत होते जा रहे हैं। इस जो आगे का हमारा दौर है, सुजन सिन्हा जी कहते हैं कि वो अगर देखा जाए तो अमेरिका हमारे लिए प्रमुख सहयोगी होगा और चीन को भी हमें ध्यान में रख के चलने की जरूरत है। देखिए प्रमुख रणनीतिक साझेदार विशेषकर अमेरिका के साथ मिलकर काम करना है, जबकि पड़ोसियों विशेषकर चीन के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने की नीति हमारे केंद्र में होगी कि चीन और पड़ोसियों के साथ हमारा संबंध स्टेबल रहे, बुरा न बने। और जो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है कई सारे हैं, उसमें से जो अमेरिका भी है उनके साथ हमारे संबंध और बेहतर रहे। अब उसमें चुनौती आएगी कि हमारा स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस के साथ चुनौती हो, लेकिन ट्रंप जो है ट्रांसनेशनल लीडरशिप है उनके साथ इतनी चुनौती नहीं आती है, वो चीज़ों को समझते हैं। तो ऐसे में ये इनका पूरा लेख है, काफ़ी अच्छा लेख है, और इसमें मैंने सिर्फ हेडिंग के अनुसार, हेडिंग की जगह कुछ काट छाट करके, ताकि आप अच्छे से उस पूरे उनकी बातों को समझ सकें, मैंने इसको किया है। इसके पीडीएफ भी आपके पास रहेंगे। अगला है कि 2024 भारत के सामरिक उदय का वर्ष। भारत का जो स्ट्रेटेजिक उदय हुआ है ये बता रहे हैं, ये लेख है, ये भी एक विशेषज्ञ ही हैं काफ़ी, उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि कैसे भारत 2024 या उसके आसपास के दौर में कई सारी हमारी स्ट्रेटेजिक चीज़ों को बढ़ावा, जिसमें इनोवेशन है, और उसमें इनोवेशन में हमारे या डेवलपमेंट उपलब्धियां हैं, जैसे रिसर्च के क्षेत्र में है, रक्षा के क्षेत्र में है, रक्षा निर्यात बढ़ रहा है, आर्थिक क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो ये सारे पहलू हमें ताकत भी दे रहे हैं। हम कई सारे स्ट्रेटेजिक अगर देखा जाए तो ख़ासतौर से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में हैं, और उसमें हमें सहयोग भी मिल रहा है। हमने कई सारे जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किए हैं, और साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। तो ऐसे में आइए हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो देखिए 1947 से जब हम आज़ाद हुए थे, 15 अगस्त 1947, तब से दुनिया के में अपना उचित स्थान बनाने के बाद भारत क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख इकाई के रूप में उभरा है। भारत का जो तीव्र उभार हो रहा है या जो वर्तमान उदय हो रहा है वह कैसे हो रहा है? तीव्र और निरंतर आर्थिक विकास के कारण, राजनीतिक स्थिरता के कारण, और यह हमारी बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ समय पर विकास द्वारा संभव हो रहा है। यानी ये मान रहे हैं कि जो हमारा वर्तमान उदय दिख रहा है उसमें सबसे पहले तो तीव्र और निरंतर आर्थिक विकास होता जा रहा है, और साथ ही में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। देखा जाए तो जो वर्तमान सरकार ये तीसरी बार सरकार में आई है, और लोकतांत्रिक नेतृत्व में देखा जाए तो किसी भी देश में कोई भी सरकार अभी जो है वो अगर लोकतांत्रिक, जहाँ पे एक्चुअल में चुनाव होता है, वहाँ पे कोई भी सरकार
2023 से लेकर 24 तक जो हुआ कोई भी सरकार रिपीट नहीं की है, उस दौर में भी सरकार रिपीट की है। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण जो है स्टेबिलिटी की बात कर रही है और इस सबका प्रभाव पड़ता है हमारे ताकत के रूप में। भारत ने देखिए अपनी क्षमताओं का विकास करते हुए आत्मनिर्भरता पर मजबूत ध्यान केंद्रित किया है और उसको लेकर वो हमेशा अपनी कार्यनीतिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखा है और सुनिश्चित किया है ताकि इसके समग्र घरेलू, क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्यों को ये परिभाषित कर सके। इसमें यह भी देखा गया है कि भारत अनुसंधान और विकास क्षमताओं में भी 2024 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। भारत का रक्षा उत्पादन 2014-15 में से 174% बढ़ गया है 2023-24 में। यानी देखा जाए कि 10 सालों में लगभग जो है दोगुना का जो है रक्षा उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत वैश्विक दक्षिण में का स्वाभाविक जो है नेतृत्व हुआ है इसका, क्योंकि इसकी समावेशी पहलों कैसी पहले भारत ने एक वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किया था और खुद को अपने ग्लोबल साउथ का आवाज बताया है और नेतृत्व नहीं बल्कि आवाज बताया है। और ऐसा समिट भारत ने जो है G20 के पहले आयोजित किया था। उसके बाद भारत ने G20 की जब अध्यक्षता की तो उस दौरान अफ्रीकन यूनियन को उसमें शामिल किया। G20 की जो अवधारणा थी 2008 के आर्थिक संकट के बाद आई थी और उसमें जीडीपी प्रमुख भूमिका थी। उसमें 19 देश थे और एक यूरोपीय यूनियन था, क्योंकि वो भी जीडीपी के रूप में एक यूनियन के रूप में महत्वपूर्ण था। भारत ने इस G20 को मानवीय रूप देने की बात करते हुए जीडीपी से परे मानवीय रूप में आधार देते हुए जो एक पूरा अफ्रीकन यूनियन है, एक ग्लोबल साउथ का पूरा चंक है, उस पूरे यूनियन को G20 की अध्यक्षता दिलवाया और ये कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ में भारत के स्वाभाविक उदय की बात ये कर रहा है। देखिए भारत ने वैश्विक विश्व व्यवस्था में संतुलन स्थापित किया है। वह स्वतंत्रता, खुलेपन, पारदर्शिता, नियम आधारित व्यवस्था का दृढ़ता से समर्थन करता है। समावेशी भावना में वास्तव में विकासशील दुनिया में अंतर पैदा किया है। इसका असर घरेलू स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें भारत वैश्विक स्थिति पर एक उज्जवल सितारे के रूप में उभर रहा है। ठीक है, तो ये सारी इनकी भूमिका है। अगर हम देखें कि जो हमारी ये भूमि बढ़ रही है, ये उज्जवल सितारे के रूप में बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा नवाचार है वो आर्थिक और वैश्विक परिवेश में भारत का बढ़ता प्रभाव दिखा रहा है। कैसे? हम एक दशक पहले ही एक मॉर्गन स्टैनली नामक एक संस्था है, वैश्विक स्तर पे एक थिंक टैंक है, आप कह सकते हैं एक थिंक टैंक क्या, एक संस्था है जो इन्वेस्टमेंट आदि चीज़ों पर करता है। इसने भारत को फ्रेजाइल 5 कहा था, यानी कि फ्रेजाइल मतलब अस्थिर 5 देशों में रखा था। आज हम दुनिया के 5 टॉप 5 देशों में हैं, अर्थव्यवस्थाओं की दृष्टि से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। और एक दशक पहले ही जो मॉर्गन स्टैनली ने हमें फ्रेजाइल 5 कहा था, उसने अब हमें कहा है कि भारत में विकास और परिवर्तनकारी सुधारों की जो है वो सराहना कर रही है और एक अग्रणी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए एक उज्जवल स्थान बना दिया है। ये कुछ वर्षों में परिवर्तन हुआ है वैश्विक जो है संस्थाओं का भारत के दृष्टिकोण को लेकर। और इसमें क्या क्या चीजें आई हैं, देखिए भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी इनोवेशन वो चीज होती है जो दिमाग का प्रयोग करके दुनिया के लिए रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है, नई चीजें, अवसर को और बेहतर बनाना है और चुनौती को भी अवसर में बदलने की जो क्षमता होती है वो इनोवेशन में होती है। यानी अपने दिमाग की जितनी खुदाई करो, मतलब एक सिंबल देखो कि जैसे अपने दिमाग में जितना माइनिंग करो, ऐसा नहीं कि लेकर माइनिंग शुरू कर दो, यानी दिमाग में जितना सोचो, नई नई चीजें, नए नए ज्ञान, वो इनोवेशन के रूप में होता है और इसमें भारत ने बहुत बड़ी प्रगति की है। 2015 में हम वैश्विक स्तर पर 81वें स्थान पे थे, 81st। 2024 में हम 39 स्थान पे, 42 स्थानों की जो है कहीं ना कहीं हम विकास किए हैं और ये हमें बताता है कि हमारे यहाँ पे एक इनोवेशन का या नवाचार का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र हुआ है और ये दिखाई भी दे रहा है। हम देखें यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम के रूप में देखें तो अक्टूबर 2024 के महीने में हम 279.4 अरब डॉलर से ज़्यादा का 16 अरब 58 करोड़ लेन देन हमने यूपीआई के जरिए जो है किया है और ये एक महत्व बताता है। साथ ही साथ रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में हम 2014-15 में हमारा रक्षा उत्पादन यानी रक्षा हम प्रोडक्शन करते थे 46,829 करोड़ रुपए का, अब हम कर रहे हैं 1,27,200
265 करोड़ रुपए का हम डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक नया क्षेत्र है, जो चीजें दिखाई दे रही है। हम कभी अभी भी रक्षा के शुद्ध इंपोर्टर हैं, लेकिन हम निर्यात भी करना शुरू कर दिए हैं। 2013-14 में हम 686 करोड़ रुपए का निर्यात करते थे, अब ये बढ़कर 21,083 करोड़ हो गया है। और हम अगले एक कुछ सालों में, 4-6 सालों में से 50,000 करोड़ करना है। और यही देखा जाए तो 10 सालों में हमने 30 गुना रक्षा निर्यात अपना बढ़ाया है। और ये क्या है, जब ये सारी चीजें हो रही है, यह पैमाना और परिवर्तनकारी संरचना बंदरगाहों की, जो पोर्ट्स की स्थिति में दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ पे भारत के 9 प्रमुख बंदरगाह विश्व बैंक के बंदरगाह की 100 सूची है, उसमें शामिल हैं, जिसमें विशाखापट्टनम और मुंदरगाह बंदरगाह दुनिया के 30 शीर्ष बंदरगाहों में शामिल हैं। एक बंदरगाह पे होता है टर्म टाउन टाइम, कि किसी बंदरगाह में किसी सामान आने में कितना समय लगता है। 20वीं सदी में हमें 28 दिन लगता था, 2024 में हमारा समय कम होकर 10.9 दिन हो गया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो MMT में अमेरिका में 1.5 दिन लगता है, ऑस्ट्रेलिया में 1.7 दिन लगता है, सिंगापुर में 1 दिन लगता है, और भारत में 10.9 दिन लग रहा है। ये जो बता रहा है कि भारत कितने बड़े पैमाने पर उन सारी चीज़ों में कर रहा है, जो कहीं ना कहीं भारत को एक स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में, स्ट्रेटेजिक पावर के जो आर्थिक और निवेश पहलू हैं उसमें हमें दर्शा रहे हैं। और डिफेंस में तो दिखाई रहा है, ठीक है। इन उपलब्धियों ने भारत को दुनिया के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के रणनीतिक गठबंधनों के लिए पसंदीदा वैश्विक गंतव्य बना दिया है। भारत ने डिजिटल इंडिया शुरू किया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया है। 2020 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर के लिए हमने एक अस्थायी सचिवालय का भी स्थापना की बात की, इंटरपोल महासभा की मेजबानी की। ये सारी पहले कहीं ना कहीं भारत को अब एक वैश्विक मंच पे एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभार रहे हैं। देखिए, ऐसे ही कोई नहीं पूछता है, आपके पीछे बैकअप है, और वो बैकअप की उदाहरण हमने उनमें इन्होंने दिखाई है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि भारत का उत्थान पड़ोसी प्रथम और विस्तारित हिंद महासागर क्षेत्र को प्राथमिकता देने की दृढ़ नीति के द्वारा हुआ है। यानी जो भारत उत्थान कर रहा है उसमें उसने ध्यान रखा है कि हमारा जो पड़ोसी फर्स्ट है वो हो, और हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो एक्सटेंडेड क्षेत्र है उस पर हमारा ध्यान फोकस है। जैसे भारत का मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा इसके सभी हितधारकों की रुचि आकर्षित कर रहा है। ये अरब प्रायद्वीप के माध्यम से भारत को अरब प्रायद्वीप होते हुए पूर्वी यूरोप से जोड़ेगा। साथ ही साथ उत्तर के में मध्य एशियाई राज्यों और दक्षिण में हिंद महासागर क्षेत्र के साथ अपनी भागीदारी को समान रूप से तेज किया है। अफ्रीका के साथ पश्चिमी की ओर जुड़ाव अपने चरम पर है, विशेष रूप से पूर्वी अफ्रीकी तटीय देशों के साथ। भारत का समावेशी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट गलियारा जो 2001 से जो यहाँ से कहा देखा जाए कि यूरेशिया को और चीन के चाबहार होते हुए जोड़ेगा, ईरान के चाबहार होते हुए जोड़ेगा, वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम वैश्विक दक्षिण में स्वाभाविक उदय है, कैसे हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट किया, G20 समूह का एक सामूहिक रूप से सदस्यता दिलाई, और वैक्सीन इक्विटी के प्रति भारत की नेतृत्वकारी भूमिका रही है। 2023 तक भारत ने 99 देशों में कोविड-19 टीकों की 30 करोड़ से अधिक खुराकें प्रदान की है। तो ये सारी चीज़ें हैं। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व किया जा रहा है, 2015 में पेरिस में ही हुआ था, तो उसका मुख्यालय यहाँ के गुड़गांव में है। 119 देश इसके ढांचे का हस्ताक्षर करता है। 19 देशों ने अगस्त 2024 तक इसमें समझौते की पुष्टि की है। कमजोर देशों में मेजबान देश इसके लिए जो है $3 अरब की भारत ने राशि भी स्वीकृत कर दी है। तो ये कुल चीज़ें हैं जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे भूमिका निभा रहा है। कौन सा? एक्सटेंडेड नेबरहुड और नेबरहुड फर्स्ट और एक्सटेंडेड इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर ध्यान। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भारतीय नेवी या भारत उभर रहा है। कैसे? ये बात हम नहीं, ये बात अमेरिका भी कहता है। देखिए, भारत हिंद प्रशांत के भू रणनीति में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में विकसित हुआ है। हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी बढ़ती क्षमताओं और निरंतर परिचालन अनुभव और सक्रिय भूमिका को बढ़ावा दिया है। इंडियन ओशियन को अब भारत का ओशियन या भारत का महासागर, हिंद महासागर नाम है, इसको ओशियन ऑफ इंडिया बनाने के लिए जो है हमने पहल शुरू कर दी है। और इस ग्रेट गेम में हमें और मिलते जुलते यानी अमेरिका, रूस आदि देशों का भी सहयोग हमें मिल रहा है। ठीक है। और इसमें देखिए, विभिन्न भारी कार्यकर्ताओं के बीच बढ़ती नौसैनिक संलग्नता हिंद प्रशांत के भू रणनीतिक और वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक विकास के
आकर्षण के केंद्र के रूप में भारत के बढ़ते महत्व को ये बता रहा है। हाल ही में हमने अपनी समुद्री ताकत को, अपने कंप्लीट न्यूक्लियर ट्रायड पूरा कर लिया है। हमने अपने न्यूक्लियर ट्रायड के विकल्प यानी जमीन के पानी के अंदर से क्षमता के लिए हमने SSBN या सबमरीन बैलिस्टिक लॉन्च, जो न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है, हमने उसके लेकर INS अरिहंत थी, तो वो K-14 थी जो 750 किलोमीटर था। उसी का एडवांस वर्जन INS अरिहंत को कर दिया है, जिसमें K-4 भी लॉन्च किया जा सकता है जो 3500 किलोमीटर तक है। 1 अगस्त में हमने एक S4 करके उसी का एडवांस वर्जन है, जिसे IS अर्धमन कहा जा रहा है या कुछ नया है, उसको भी विशाखापट्टनम में करके शामिल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें मजबूती दे रही है नौसैनिक दृष्टि से। और साथ ही साथ भारत की अध्यक्षता में पिछले साल हमने 2 सैन्य अभ्यास किए थे। मिलन 2024 इसमें भारतीय नौसेना का था। इसमें एक मेगा द्विवार्षिक अभ्यास है, 19 फरवरी 2024 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में हुआ था। 51 देश, 35 जहाज़ों, 50 विमानों में इसकी अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी हुई थी। 11 समुद्री एजेंसियों के प्रमुखों ने इसमें भाग लिया था। और ये कहीं ना कहीं हमारी जो है नौसेना के महत्व और उसको दुनिया की प्रमुख सेनाओं के साथ कैसे भाग लिया जाए उसके चीज़ों को ये बताता है। तरंग शक्ति किया गया था। यह 6 अगस्त 2024 से 14 अगस्त 2024 तक चलने वाला है। ये वायुसेना का अभ्यास रहा है। 51 देश इसमें शामिल रहे हैं। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो F-18 सुपर हार्नेट, फ्रेंच का राफेल, यूरोपियन टाइफून, F-35 जैसे एडवांस प्लेन रहे हैं। और भारत का भी LCA तेजस, सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज 2000 जगुआर, तो एक तरह से ये आपस में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा किए हैं सैन्य अभ्यास के दौरान। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और ये हमारे स्ट्रेचर को भी बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, भारत बहुद्रव्य विश्व व्यवस्था को मजबूती देता है। ये एक इन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल है, ये बताते हैं। एक वेरी वुजन करके एक विचारक हैं, उन्होंने 1991 में उन्होंने कहा था कि कोई जो देखा जाए कि राजनीति, अर्थशास्त्र और भौगोलिक विकास के बीच का अंतर मानव सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है और इसके 5 प्रमुख घटक प्रमुखता से प्रभावित होते हैं। कौन कौन से हैं? सैन्य, यह राज्यों की सशस्त्र साख और एक दूसरे के इरादों के बारे में राज्यों की धारणाओं के बीच का अंतर संबंध है। राजनीतिक या डिप्लोमेटिक, राज्यों का संगठनात्मक क्रम, सरकार की व्यवस्थित व्यवस्था, उनकी वैध पहचान वाली विचारधाराएं। आर्थिक संसाधन, वित्त और उन तक पहुंच की उपलब्धता। कल्याण, राज्य प्राधिकरण के स्वीकार स्तर को बनाए रखने के लिए है। सामाजिक, राज्य की स्थिरता, पारंपरिक भाषा, पैटर्न, संस्कृति, धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान। पर्यावरण, यह स्थानीय और गृही जीवमंडल के रखरखाव के संबंधित है और यह सबसे महत्वपूर्ण समर्थन प्रणाली है। तो इन 5 क्षेत्रों में जो कहीं ना कहीं कोई अगर कोई अगर पावर कहलाता है तो उनको इन सभी क्षेत्रों में अपने को मजबूत होना पड़ेगा। और देखिए, इस सभी 5 तत्वों में स्थिर विकास के साथ भारत का व्यापक विकास भारत को दुनिया भर में एक पसंदीदा भागीदार बनाता है। इन सभी क्षेत्रों में आप देखेंगे और ये बहुद्रव्य विश्व व्यवस्था को मजबूती देता है। भारत ने वैश्विक विश्व व्यवस्था में एक संतुलन स्थापित किया है जो स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रहा है, खुलेपन को बढ़ावा दे रहा है, पारदर्शिता को दे रहा है, नियम आधारित व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। और यह कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल आउटरीच में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत को दुनिया भर में एक प्रथम प्रतिक्रिया दाता और पसंदीदा सुरक्षा साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं 2024 का जो वर्ष है वो हमारे सामरिक रूप से कि दुनिया भर में आपको फर्स्ट रिस्पॉन्स कर्ता के रूप में और ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर के रूप में अगर देखा जा रहा है तो ये किसी भी देश के लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोग आपके विकास के साथ अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये बड़ी बात है कि आप विकास कर रहे हो और ज़्यादातर दुनिया के देश आपके विकास के साथ खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, न कि डरा हुआ। जबकि चीन जब विकसित हुआ तो दुनिया के और उसके आसपास के देशों में उसने डर का माहौल किया। देखिए, जब आप विकास करोगे तो आपसे आगे जो हैं वो तो डरेंगे ही डरेंगे, लेकिन जो आपके पीछे है, आपके नीचे हैं, उनके अंदर अगर विश्वास का भाव आता है कि हाँ वो भी सुरक्षित महसूस करें, तब जाके वो विकास वास्तव में विकास दिखा देता है। और ये स्ट्रेटेजिक चीज़ों में हमारी दिखाई भी देता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। इससे जुड़े वेबसाइट जो है PDF हमारी वेबसाइट पर रहेंगे, तो वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। कोई प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट पार्ट में, इसके अगले पार्ट में जो भी और चीज़ें होंगी 2 पार्ट में, उसको भी हम कवर कर सकते हैं। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।